इंपॉर्टेंट नियम देख लेते हैं, सारे नहीं आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नियम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। कुछ हमें रखने हैं ध्यान, कौन से, लाइट एंड फैन के लिए, कुछ पावर के लिए ध्यान रखने हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में दो तरीके के सब सर्किट होते हैं। एक तो हो गया मेन सर्किट, जो मेन सर्किट आता है उसके बाद हम उससे क्या करते हैं, इस तरीके से सब सर्किट बनाते हैं। तो सब सर्किट के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है लाइट एंड फैन के लिए, और एक बनाया जाता है किसके लिए? पावर के लिए। हो सकता है तीसरा भी लाइट एंड फैन के लिए हो, पंखा और लाइट के लिए। ये जनरली माना जाता है जो कम लोड होता है ना घरों पे, वो पंखा और लाइट का होता है। तो दो तरीके से लोड हमारे सब सर्किट बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा लाइट एंड फैन के लिए, एक बनाया जाएगा पावर के लिए। तो पावर वाला सर्किट अलग होता है, ठीक है। तो पावर वाला हमने जब कल सॉकेट पढ़ा था तो हमने कहा था इसका जो बेस होता है वो काहे का बना होता है? पोर्सलिन का। और नॉर्मल जो सॉकेट होते हैं उनको काहे के बने होते हैं? बैकेलाइट और पीवीसी के, ठीक है। पावर वाले जो हमारे वो होते हैं सॉकेट, उनमें पोर्सलिन का बेस लगा होता है, ठीक है। क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर सह पाता है। पीवीसी और जो बैकेलाइट है ये ज़्यादा टेम्परेचर बियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट बनाए जाते हैं। अब हम इनमें नियम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है, कुछ सेफ्टी के इंपॉर्टेंट नियम है। पहला नियम ये कहता है, रूल नंबर 32, ये किसके लिए है कि स्विच हमेशा लाइव कंडक्टर पे लगाना है। यानी स्विच हमेशा कहाँ लगाया जाएगा? फेस में लगाया जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल में हम स्विच नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये रूल नंबर 32 में आएगा, ठीक है। जैसे हम स्विच लगाएंगे तो स्विच हम फेस वायर के सीरीज में लगाएंगे इस तरीके से, एक जनरल नियम है, ठीक है। और न्यूट्रल हम डायरेक्ट देंगे, ठीक है। कोई भी स्विच कहाँ पे कनेक्टेड नहीं होगा? न्यूट्रल पे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रूल नंबर 32, ठीक है। कि गैंग स्विच हो गया हमारा जो न्यूट्रल पे लगता है, उसके अलावा हम कोई भी स्विच कहाँ नहीं लगाएंगे? न्यूट्रल पे। गैंग स्विच समझते हो? कल पढ़ा तो था हमने। गैंग स्विच मतलब ये होता है कि जैसे फेस न्यूट्रल एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं। डीपीआईसी स्विच पढ़ा था हमने, डबल पोल वाला। तो उसमें तो स्विच लगा था न्यूट्रल पे, लेकिन जनरल हम जैसे सिंगल स्विच यूज कर रहे हैं ना, तो उसको नहीं लगाएंगे। तो आप गैंग स्विच और फ्यूज लगा सकते हो न्यूट्रल पे, बट जनरली स्विच काहे में लगाया जाएगा? फेस वाले तार पे, ठीक है। क्योंकि सपोज करो हमने न्यूट्रल कंट्रोल कर दिया, न्यूट्रल कंट्रोल करने के बाद न्यूट्रल से हम बंद करेंगे तो स्विच हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। वो बंद कर देगा हमारे लैंप को। अगर हम लैंप कनेक्ट करें तो लैंप हमारा बंद हो जाएगा, लेकिन फेस उसको डायरेक्टली अभी भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो सेफ्टी के रीजन से हम क्या कंट्रोल करते हैं? फेस, ठीक है। तो रूल नंबर 32 में क्या लिखा गया है कि हम क्या कंट्रोल करेंगे? फेस, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 52, सारे नियम नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर नियम पढ़े हैं, ठीक है। ये किसके लिए है? कंडीशन फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होती है, जैसे एमपीबी हमारे यहाँ पे, एमपीबी जानते हो क्या करती है? एमपीबी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है हर जगह पे, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके बारे में रूल नंबर क्या है? 52, कि कौन सी कंडीशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाएगी, ठीक है। 50, रूल नंबर 50, ठीक है। 52 है कि विद्युत सप्लाई तब तक नहीं दी जाएगी, ठीक है। कंडीशन ये है कि विद्युत सप्लाई आपको तब दी जाएगी, इसके लिए रूल नंबर 50 बनाया गया है। जैसे कोई लाइनमैन आता है तो पहले वो चेक करेगा आपके लोड की कंडीशन क्या है, उस आधार पे वो तब तक इलेक्ट्रिसिटी की परमिशन नहीं देगा जब तक पहला नंबर, ठीक है। पहला नंबर ये कहता है कि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी होता है, ठीक है, उसमें क्या लगा होना चाहिए? क्या लगा होना चाहिए? सर्किट ब्रेकर या लिंक स्विच लगा होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में क्या होना चाहिए? लिंक स्विच होना चाहिए और सर्किट ब्रेकर होना चाहिए। यदि लिंक स्विच और सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में नहीं लगा है तो वो ट्रांसफार्मर चालू नहीं किया जाएगा, ठीक है। लिंक स्विच पढ़ाया था मैंने, फ्यूज के साथ लगा हुआ था, ठीक है।
फ्यूज लगा था, साथ में एक लीवर लगा हुआ था, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। तो वो हमारा लिंक स्विच है। तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाली सप्लाई ही हमारे घर पे आती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर लगा होता है घर के पास, घर के पास नहीं, थोड़ा सा दूर ही रहता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर होगा हमारा। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में 11 kV आता है। कितना आता है? 11 kV। फिर इसके आउटपुट में हमें कितना मिलता है? 440 वोल्ट। किसके लिए? में 3 फेस में। और सिंगल फेस में 240 250, ठीक है। मैंने बताया था ना कि कुछ नियम बाद में चेंज हो गए थे, पहले क्या लिया जाता था, अब क्या लिया जाता था। तो क्या अपडेट है इसमें? वोल्टेज कितना था? 250 था वोल्टेज, ठीक है। पहले के नियम वाले में कितना था? 240 था। और पहले जो हमारा करंट की रेटिंग कितनी थी? 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। बाद में कितना कर दिया गया? 16 और 6 एम्पियर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 250 वोल्ट किसके लिए? 250 वोल्ट किसके लिए है? ये सिंगल फेस के लिए, ठीक है। 3 फेस के लिए 440 वोल्ट इसके आउटपुट में मिलेगा। लेकिन इसके आउटपुट में जो सप्लाई मिल रही है, तो उसमें क्या लगा होना चाहिए? एक सीबी सर्किट ब्रेकर और एक लिंक स्विच का लगा हुआ होना जरूरी है। लिंक स्विच को सिंपली समझ सकते हो, एक लीवर लगा रहता है, ऊपर करोगे तो ऑन हो जाएगा, नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। साथ में उसमें फ्यूज लगे होते हैं, कई बार फ्यूज उड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा लिंक स्विच होना जरूरी है। इसमें का साथ ये देखो, साथ में लिख भी दिया कि हर सर्किट में क्या होना चाहिए? फ्यूज उपलब्ध होना चाहिए। जितने भी सर्किट लगे हैं सारे सर्किट क्या होने चाहिए? फ्यूज से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फ्यूज क्या है? एक सेफ्टी एसेसरीज है। फ्यूज का यूज काहे के लिए किया जाता है? सेफ्टी के लिए किया जाता है। सेफ्टी एसेसरीज होती हैं, होल्डिंग एसेसरीज होती हैं, ठीक है। और कौन सी एसेसरीज होती हैं? कंट्रोलिंग, ठीक है। स्विच जो है वो काहे के लिए यूज किया जाता है? कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोटर होगी, जितने भी मोटर आप लगाओगे, सबके लिए क्या लगाओगे आप? सेपरेट सर्किट ब्रेकर और स्विच। जैसे लैब में जब जाते हो ना, तो सबके लिए अलग अलग सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, अलग अलग स्विच लगे रहते हैं, अलग अलग लिंक स्विच लगे रहते हैं, सब में डीपी आईसी डीपी आईसी स्विच लगे रहते हैं। तो वो नियम के अंतर्गत बनाया गया है। अगर इस नियम के अंतर्गत वायरिंग नहीं होती तो परमिशन नहीं दी जाती आपको आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी मोटर लगाओगे सब में क्या होना चाहिए? ठीक है। जो लाइव पार्ट हैं उसको आपको क्या नहीं करना है? एक्सपोज्ड नहीं करना है, खुला हुआ नहीं छोड़ना है। जो भी आपके लाइव पार्ट हैं उनको खुले हुए नहीं ओपन करना है, ठीक है। खुले हुए ऐसे छोड़े जाते हैं जैसे शहर से दूर है तो वहाँ खुले हुए छोड़ दिए जाते हैं। जैसे हाइट में है कोई, जहाँ आदमी इंसान इजीली नहीं पहुँच सकता। अब किसी को मरना ही है, वो चढ़ के जा रहा है, वो बात अलग है, बट जनरली वो नहीं चढ़ेगा, ठीक है। जैसे खंबा है, उसमें इसलिए इंसान नहीं चढ़ पाएगा, वही चढ़ पाएगा जिसको ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। हर कोई नहीं चढ़ पाएगा। तो इस वजह से अगर कोई लाइव वायर है उसको हम खुला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर लाइव वायर हम खुला छोड़ देते हैं ना, तो लाइव वायर का मतलब होता है फेस वाला तार, जिसको लाइव वायर कहा जाता है, फेस वाले तार को। तो हम इसको ओपनली नहीं करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये पूछेगा बताओ जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा की जो सप्लाई करती है, उसके लिए नियम कौन सा बनाया गया है? तो ना कौन सा नियम है? रूल नंबर 50, ठीक है। ये संविधान है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। ये समझो कि जैसे नॉर्मल लोगों का संविधान होता है, वैसे इलेक्ट्रिकल का भी संविधान है, ठीक है। अब हाई वोल्टेज के लिए क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं देखो। रूल नंबर 63, अप्रूवल कैसे लिया जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्टर का अप्रूवल कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो एचवी लाइन का जब भी हम एनर्जाइज करेंगे, एनर्जाइज का मतलब होता है उसको सप्लाई देना। जैसे हाई वोल्टेज वाली लाइन है, उसको हम सप्लाई देना चाहते हैं, लेकिन हम तब तक सप्लाई नहीं देंगे जब तक उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन कोई आके ना कर जाए। कोई का मतलब कोई भी नहीं कि गांव किसी उठा ले, ये देखो सप्लाई चला रहे हैं तुम देख लो, ठीक है। उसका इंस्पेक्टर होगा जो आके चेक करेगा, जिसके अंदर अथॉरिटी होगी कि वो चेक करेगा कि आपने जो सर्किट बनाया है वो सही शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो जब आपके चेक करेगा, चेक करने के बाद ही वो एचवी का इंस्टॉलेशन कर सकता है, ठीक है। तो रूल नंबर 63 में क्या कहा गया है कि क्या करो? अप्रूवल लो किसका? इंस्पेक्टर का। क्या करने के लिए? हाई वोल्टेज लाइन को सप्लाई देने के लिए। सप्लाई हाई वोल्टेज का हमने पूरा सर्किट बना लिया, लेकिन उसको तब तक सप्लाई नहीं देंगे जब तक उसका क्या ना हो जाए? इंस्पेक्शन ना हो जाए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि हमने सर्किट बना दिया तो उसको सप्लाई दे देंगे, क्योंकि हाई वोल्टेज का है तो बिना अप्रूवल लिए आपको सप्लाई नहीं देनी है, ठीक है। उसके बाद जब भी हम हाई वोल्टेज को सप्लाई देंगे उससे पहले क्या जरूरी है, टेस्टिंग भी जरूरी है। वो आके चेक कर लिया, चेक करने के बाद पहले टेस्ट मोड पे हम चलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने चेक कर लिया और हमने चालू कर दिया पूरी मोटरें उड़ गई, ठीक है, ये नहीं करना है। पहले क्या चेक करना है कि हमारी जो सप्लाई है वो सही जगह जा रही कि नहीं जा रही, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं फॉल्ट तो नहीं है। तो पहले टेस्ट करना जरूरी। टेस्ट करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं कि कितना इंसुलेशन है उसका, ठीक है। मेगर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जो भी हमारा कंडक्टर होगा, कंडक्टर कौन सा बात कर रहे हैं यहाँ पर, एचवी लाइन का, ठीक है। किसकी बात हो रही है, एचवी लाइन के कंडक्टर की। तो एचवी लाइन पे जो कंडक्टर लगाया जाएगा ना, वो मेटल से कवर होना चाहिए घर के अंदर। जैसे हमारे घर के अंदर हाई वोल्टेज की सप्लाई है ना, तो उसको मेटल से कवर करना जरूरी है। मेटल से इसलिए क्योंकि मेटल को इजिली नहीं तोड़ पाएगा इंसान, नहीं तो पता चला तोड़ के छू दिया, कुछ गिर गया, ठीक है, कोई मैकेनिकल क्षति पहुंच गई, ठीक है। तो वो अगर जैसे मान लो कि कोई सीढ़ी ही गिर गई उसके ऊपर, तो नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह का होगा तो टूट जाएगा, मेटल का होगा तो इजिली नहीं टूटेगा। और प्लास्टिक का टूटेगा तो सीढ़ी कहाँ गिरेगी, सीधे हाई वोल्टेज पे। वो मेटल अलग है, नहीं। जैसे कई बड़े सब स्टेशन बने होते हैं इंडोर वाले, वहां जाओगे ना तो पूरे मेटल के अंदर सारे कंडक्टर रखे जाते हैं, ठीक है। डीपी वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। अभी इसमें एक और टॉपिक है, वो पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। इनक्लोज इन मेटल का मतलब ये होता है कि जो भी आपके कंडक्टर हैं सारे मेटल से पूरी तरीके से बंद होंगे। अगर आपके घर के अंदर कोई हाई वोल्टेज सप्लाई है तो, जैसे 440 वोल्ट वाला स्विच लेके आओगे ना, पूरी तरीके से मेटल से कवर रहता है वो, ठीक है। हाई वोल्टेज सप्लाई अगर हम ले रहे हैं तो हाई वोल्टेज सप्लाई के लिए क्या होने चाहिए, रूल नंबर 66 ये कहता है कि क्या होना चाहिए, हाई वोल्टेज सप्लाई मेटल से कवर होना चाहिए, ठीक है। अंदर घर के लगा रहे हो तो मेटल से कवर कर लो, और बाहर लगा रहे हो तो बाहर, हाँ बाहर लगा रहे हो ना, तो इस तरीके से क्या कहा जाता है इसको, फेंसिंग करनी, ठीक है। और फेंसिंग की हाइट 1.8 मीटर होनी चाहिए। फेंसिंग का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही चला जाए उस पर, ठीक है। फेंसिंग के लिए इसमें बनाया गया है, देखो कि आउटडोर में अगर कर रहे हैं तो रूल नंबर 68 में बताया गया है कि क्या होना चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। और फेंसिंग कितनी होनी चाहिए, 1.8 मीटर ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। फेंसिंग देखो इसमें की गई है 1.8 मीटर से ऊपर, वो और ज्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा, ठीक है। 1.8 मीटर इसकी फेंसिंग होनी चाहिए। और घर के अंदर है तो मेटल से कवर होना चाहिए। 66 रूल नंबर कि घर के अंदर अगर आप कर रहे हो तो मेटल से कवर होना चाहिए, ठीक है। और घर के बाहर कर रहे हो तो फेंसिंग होनी चाहिए। और फेंसिंग की ऊंचाई यहाँ पर देखो 1.8 मीटर होना चाहिए, ठीक है। फेंसिंग की ऊंचाई 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम हाइट है। ये जो सब स्टेशन के बाहर ये बने होते हैं ना, इसीलिए लगाए जाते हैं। हमें लगता है कि ये उन्होंने वैसे कवर किया है, ये इसीलिए बनाए जाते हैं, ये मेटल से कवर्ड है, क्योंकि हाई वोल्टेज सप्लाई है, वो नियम में लिखा गया है। अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो परमिशन नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जाइज करने की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लियरेंस की बात हो रही। क्लियरेंस का मतलब होता है कि ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे, जैसे हाई वोल्टेज वाली लाइन जा रही है ना ये, तो ये हाई वोल्टेज वाली लाइन इस जमीन से कितनी ऊंचाई पर जाएगी, ये जमीन है, इस जमीन से कितनी ऊंचाई पर हमारी हाई वोल्टेज लाइन जाएगी, इसके बारे में, इसको कहा जाता है क्लियरेंस। जैसे हमारे घर के ऊपर से जा रही है तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर नियम है, देखो हाई वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज की लाइन है, स्ट्रीट को क्रॉस कर रही है, अच्छा सॉरी, लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज किसको क्रॉस कर रही है, ये स्ट्रीट को क्रॉस कर रही है। जैसे ये सड़क जा रही ना, ये सड़क ऐसे जा रही है, इस सड़क को ऐसे क्रॉस कर रही है, इस तरीके से,
ठीक है। तो अगर सड़क को क्रॉस कर रहे तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 5.8 मीटर। इससे कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, ये मिनिमम हाइट है, इतना क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है। जैसे कोई सड़क है, सड़क को कोई मीडियम वोल्टेज या लो वोल्टेज की लाइन क्रॉस कर रही है तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? 5.8 मीटर। ठीक है। और हाई वोल्टेज की लाइन है जो अगर स्ट्रीट को क्रॉस कर रही है तो कितना होना चाहिए? 6.1 मीटर। इसमें हमने कितना जोड़ दिया? 0.3 और जोड़ दिया। ठीक है। लो और मीडियम वोल्टेज की लाइन है, सड़क के साथ साथ चल रही है, जिस दिशा में सड़क जा रही है उसी दिशा में क्या जा रही है? लाइन जा रही है। ठीक है। जैसे सड़क ऐसे जा रही, लाइन भी ऐसे जा रही, अलोंग दी स्ट्रीट कहा जाता है इसको। ठीक है। तो अगर हाई वोल्टेज की लाइन है, लो या मीडियम वोल्टेज की लाइन है, अलोंग द स्ट्रीट जा रही है, तो 5.5 कर लो, इसमें कितना कम कर दिया? 0.3, और इसमें भी 0.3 कम कर दो। वैसे पूरा याद नहीं कर पाओगे, सब में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। तो कोई एक याद कर लो, उसका रेफरेंस बना के हम आगे कर सकते हैं। ठीक है। हाई वोल्टेज की लाइन अलोंग द स्ट्रीट जा रही तो 5.8, 6.1 था, यहाँ 5 पॉइंट क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है। अब देखो अप टू 11 के भी अगर कोई बेयर कंडक्टर है, बेयर मतलब समझते हो, उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाओ। ठीक है। 11 किलो वोल्ट का अगर कोई बेयर कंडक्टर हो, ठीक है, तो वो कितने ऊंचाई पे होना चाहिए? 4.6 मीटर के ऊपर, मतलब इससे कम हाइट नहीं होनी चाहिए। अप टू 11 के भी इंसुलेटेड अगर है तो 4 मीटर कम कर सकते हो। ये लाइन ऊपर से जा रही है, अक्रॉस या अलोंग नहीं है, कुछ भी हो। ठीक है। अब 11 के भी 5.2 मीटर, 11 के बी से ऊपर 5.2 मीटर। तो एक ये वाला याद कर लो। ठीक है। अगर पूछता है कि रोड को क्रॉस कर रही है लाइन तो कितनी होनी चाहिए? 5.8 होना चाहिए। कौन सा? लो और लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज। और हाई वोल्टेज है तो 6.1, इसमें 0.3 जोड़ दो। फिर अगर एलोंग चल रही है तो एलोंग में इसमें 0.3 माइनस करोगे तो 5.5, इसमें 0.3 माइनस करोगे तो 5.8 आ जाएगा। तो ये 3-4 चीजें इसलिए याद कर सकते हो। 5.8 लेना है कि ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है। और इन तीनों का तो फिर याद ही करना पड़ेगा कि अगर बेयर कंडक्टर है, इंसुलेटेड है तो कम हाइट ले सकते हैं, अगर बेयर है तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है। बेयर मतलब कि उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ा है। जैसे हमारे अभी हर जगह जो खंभे पे तार मिलेंगे वो इंसुलेशन वाले मिलेंगे, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चोरी ज़्यादा होती थी क्योंकि वो बेयर कंडक्टर मिल जाते थे तो आदमी 2 तार लगा के और घर की लाइट चालू कर लेता था। ठीक। हाँ, बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा चोरी होती थी इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ी सी अब रुक गई है क्योंकि बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सबके घर पे मीटर लगवा दिए थे कि 100 रुपये बिल आएगा, 50 रुपये आएगा, तो सबने लगवा लिया। फिर भी बिल देने लगे 300 रुपये, तो उनने बिल जमा करना ही बंद कर दिया। ठीक है। वो काट जाते हैं दिन में, वो रात में फिर चालू कर लेते हैं, और बिजली का बिल देते ही नहीं है वो। वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। बहुत पुराने समय पे मैग्नेट से घूमता था, जो हमारा एनर्जी मीटर इंडक्शन टाइप का आता था जिसमें 2 मैग्नेट होते थे, सेंट और सीरीज। तो उसमें चुंबक लगा रहता था, तो लोग क्या करते थे, उसमें ऊपर से चुंबक लगा फंसा देते थे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी को फिर बाद में बंद कर दिया गया। फिर अब जो आ रहे हैं उसमें सैम्पलिंग ली जाती है। तो अब जो मीटर आ रहे हैं उनकी चोरी करने के लिए उतनी पढ़ाई चाहिए कि कैसे मॉडिफाई करें। उतना पढ़े लिखे हैं नहीं तो अब नहीं कर पाते चोरी। ठीक है। अगर आप चोर, ऐसा नहीं है कि जो नए मीटर्स हमारे आ रहे हैं उनमें हम चोरी नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उतना पढ़े हो तो कैसे पता चलेगा कौन से करंट का सैंपल कहाँ जा रहा है, कैसे मैनिपुलेट होगा। ठीक है। सिंपल ही नहीं जानते हो कि इस करंट का सैंपल क्या होता है। ठीक है। अब वायरिंग के इंस्टॉलेशन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है। मिनिमम कंडक्टर साइज, ये किसके लिए? लाइट एंड फैन के लिए। किसके लिए बात हो रही? लाइट एंड फैन के लिए, हल्के लोड के लिए। हल्के लोड के लिए मिनिमम कंडक्टर साइज यदि कॉपर का है तो 1
1/1.12 mm, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम का 1/1.40 mm, ठीक है, या 1.5 mm², ठीक है। ये वो लगभग 1.3 mm² के आसपास जाएगा, ठीक है। मिनिमम कंडक्टर साइज है ये, इससे कम कंडक्टर साइज नहीं लिखेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ये 1 का मतलब क्या है और ये 1.12 mm का मतलब क्या है, नहीं, वायर में मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, वायर का साइज है ना, हम तो मेजर करके ही डालेंगे। हाँ, SW SWG होता तो यूनिट नहीं लिखी रहती उस पर, ठीक है। अब देखो इसका 1 का मतलब है कि एक कंडक्टर होगा, 1 का मतलब क्या है, एक कंडक्टर होगा, और उस कंडक्टर का डायमीटर कितना होगा, 1.12 mm, 1.12 mm होगा, ठीक है। समझ में आया, 1.12 mm होगा। इससे अगर हमें डायामीटर पता है कि डायामीटर हमारा कितना है, 1.12 mm है, तो हम इससे एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकाला जाता है, πd²/4, πd²/4, πd² मतलब 1.12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। निकालो जरा, ये कितना आ रहा है, निकाल पाओगे? हम्म, πd² यानी 1.12 के आसपास आ रहा है ना। हाँ, तो ये 1.3 नहीं, 0.95 ही होगा, 0.95 mm², मिनिमम साइज है ये, ठीक है। और जैसे 1.5 mm पूछ रहा है ना, तो एल्युमिनियम के लिए, और ये सॉलिड कंडक्टर के लिए, सॉलिड कंडक्टर के लिए हम अगर ले रहे हैं तो 1.5। हालांकि सॉलिड अब यूज नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल कंडक्टर यूज किए जाते हैं। पहले होते थे सॉलिड ये, ठीक है। समझ में आ गया, हम निकाल सकते हैं, अगर ये पता है तो ये निकाल सकते हैं। इसका मतलब है एक सिंगल कंडक्टर है, उस सिंगल कंडक्टर का डायमीटर इतना है। कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, जैसे 7/1.2 mm, ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, उसमें 7 कंडक्टर हैं, और एक कंडक्टर का डायमीटर कितना है, 1 ठीक है। इस तरीके से लिखे रहते हैं। अभी टेबल हम देखेंगे तो वहाँ समझ में आएगा, ठीक है। टेबल से भी समझ सकते हैं, टेबल इसलिए दी जाती है, इलेक्ट्रीशियन पूरा डेटा नहीं याद कर सकता, टेबल देख के भी वो बता सकता है, ठीक है। लोड कैलकुलेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो, जो हमारा मीटर बोर्ड होता है या मेन स्विच बोर्ड होता है, वो 1.5 मीटर ऊपर लगाना है, ठीक है। कितना लगाना है, 1.5 मीटर ऊपर। जो मीटर बोर्ड लगा होगा ना, वो ऊंचाई कहाँ से, जमीन से लेना, ठीक है। ये इसकी जब क्लास चल रही थी, हम लोग कॉलेज टाइम पे पढ़ रहे थे, तो एक बच्चे ने पूछा, सर ये ऊंचाई कहाँ से लेनी है, ठीक है। तो सर ने बोला कि देखो ऐसा है, एक बार क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ के सरदार, कोई सरदार तो नहीं है? एक हमारे यहाँ के सरदार जी थे, वो टैक्सी चलाते थे, कहाँ पे, अमेरिका पे। तो टैक्सी चलाते थे अमेरिका में, तो अमेरिका गए वो, टैक्सी चला रहे थे, तो उनका एक सवारी बैठा, ठीक है, कस्टमर आया बैठा, तो बोले, सरदार जी आप भी इंडिया के हो, हम भी इंडिया के हैं, रिश्ते नाते के लिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है। बोले हमारे घर में, बोले आपके घर में 3 लोग हैं, एक आप, एक आपकी वाइफ, तीसरा कौन है?
सरदार जी ने काफ़ी सोचा, नहीं बता पाए। फिर उसने जब उतरने लगा तो बोले एक काम करो, तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो उसने 100 रुपये दिया। उसने बताया जवाब कि तीसरा मैं हूँ। ठीक है। अब वो इंडिया आए। तो इंडिया आए जब, तो इंडिया में लोगों से पूछे कि मेरे घर में 3 लोग हैं, मेरी एक वाइफ, मेरा एक बेटा, और तीसरा कौन है? तो बोले तीसरा तुम हो। बोले नहीं, तीसरा मैं नहीं हूँ, तीसरा मैं अमेरिका में रहता है वो है तीसरा। ठीक है। तो वो वाली कहानी, वैसे तुम सवाल पूछ रहे हो। ठीक है। वो लड़का फिर मतलब उसका मुंह देखने लायक बना था। ठीक है। तो हाइट आदमी मेजर करेगा तो नीचे से मेजर करेगा ना, ये नहीं पता तुम्हें हाइट कहाँ से मेजर करनी है, तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो। क्वेश्चन पूछने का भी वो होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो उस क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए कि क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है। उसके बाद जो केसिंग की हाइट है, केसिंग मतलब जो हम पाइप यूज करते हैं, ठीक है, या हम जो केसिंग केपिंग वाला आता है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। अब किसी का घर ही 3 मीटर का है तो फिर वो घर से नीचे ही लगाएगा। ठीक है। लेकिन 3 मीटर इसकी जनरल हाइट है। ठीक है। 3 मीटर ऊंचा होना चाहिए। लाइट का जो ब्रैकेट लगाया जाएगा वो 2 से 2.5 मीटर है। जैसे लाइट जो लगाई गई है ये 2.5 मीटर ऊपर लगाना है हमें। ठीक है। अब एक सब सर्किट में मैक्सिमम कितने पॉइंट बन सकते हैं? 10 पॉइंट बन सकते हैं। 10 पॉइंट का मतलब ये होता है कि जितने भी डिवाइसेस है 10 कनेक्ट हो पाए उससे। जैसे हमने एक सॉकेट बना लिया तो 1 पॉइंट हो गया, दूसरा सॉकेट बना लिया तो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा सॉकेट बना लिया तो तीसरा पॉइंट हो गया, एक लैंप कनेक्ट कर दिया तो वो भी एक पॉइंट काउंट हो जाएगा। तो पॉइंट इस तरीके से काउंट किए जाते हैं, चाहे वो चालू हो चाहे ना चालू हो, 10 पॉइंट आप बना लो या कितना कनेक्ट कर लो, 800 वाट एक सब सर्किट पे। यानी आप एक एमसीबी जो लगाए थे तो उस पे कितना कनेक्ट कर सकते हो? 10 पॉइंट या 800 वाट। ठीक है। ये लाइट एंड फैन के लिए। और अगर पावर के लिए होता, पावर के लिए, तो पावर के लिए कहानी बदल जाती। पावर में कितने पॉइंट हो सकते हैं? 2 पॉइंट और 3000 वाट। पावर के लिए कितने हो सकते हैं? या तो 3000 वाट कनेक्ट कर लो या कितने पॉइंट बना लो? 2 पॉइंट बना लो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको प्रॉपर तरीके से लिखना तुम लोग। ठीक है। अब यहाँ पर कहानी आ गई वोल्टेज ड्रॉप की। वोल्टेज ड्रॉप के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप के लिए ये बनाए गए हैं नियम। पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसमें कह रहा है लीकेज करंट की जो वैल्यू है। लीकेज करंट का मतलब ये होता है एक ऐसा करंट जो कंडक्टर से ना जाके कहीं और से जा रहा है। जैसे ये करंट, इसमें से भी करंट आ रहा है। ठीक है। कहाँ जा रहा है? बोर्ड पे। अगर ये इसके इंसुलेशन से बहने लगे तो उसको क्या कहा जाएगा? लीकेज करंट कहा जाएगा। अब कहोगे सर इंसुलेशन से तो बहता नहीं है, ऐसा है क्या? बहता है करंट इंसुलेशन, बहुत कम मात्रा में बहता है लेकिन बहता है। लीकेज करंट कैलकुलेट करने की मेथड होती है। तो इंसुलेशन से जो करंट बह जाता है उस करंट का नाम क्या होता है? लीकेज करंट होता है। तो कह रहा है कि लीकेज करंट की वैल्यू 1/50,000, 1/50,000 गुना किसका? फुल लोड करंट का। यानी मान लो फुल लोड करंट हमारे घर की कितनी है? 10 एम्पियर है। मान लो मैक्सिमम फुल लोड करंट 10 एम्पियर है। तो 10 एम्पियर को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 50,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 0.2। ठीक है, मिली में चेंज कर लेते हैं, 0.2 मिली एम्पियर। अगर 10 एम्पियर का लोड करंट है तो इससे ज़्यादा लीकेज नहीं होना चाहिए, इतना करंट हम लीकेज मान सकते हैं। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि लीकेज करंट का मान कितना होना चाहिए। ठीक है। तो या तो 1/50,000 से कम हो या इसके बराबर हो, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है। तो जो हमारा फुल लोड करंट होगा उसको कितने से डिवाइड करेंगे? 50,000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 50,000 से डिवाइड करने के बाद जो करंट आएगा वो लीकेज करंट हम मान सकते हैं। ठीक है। जो हमारा लाइटिंग सर्किट होता है, लाइटिंग सर्किट जो हमारे घर में 250 वोल्ट आ रहा है, उस 250 वोल्ट में
कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, तो उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, 2% प्लस 1 वोल्ट। ठीक है, 2% प्लस 1 वोल्ट हो सकता है या इससे कम हो सकता है। जैसे 250 वोल्ट आ रहा है, 250 वोल्ट का 200% कितना होगा, 5, 5 प्लस 1 6, 6 वोल्ट का ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, 6 वोल्ट का ड्रॉप इसमें हो सकता है। ठीक है, और पावर सर्किट के लिए कितना होना चाहिए, पावर सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप 5% होना चाहिए, इससे कम हो तो चलेगा, 5% हो तो चलेगा, इससे कम हो तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखा इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान 1 मेगा ओम से ज़्यादा हो या बराबर हो। ठीक है, यानी इंसुलेशन से करंट जो बह रही है वो ना बहे, अगर इंसुलेशन का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उससे करंट नहीं बहेगी। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम से ज़्यादा या बराबर। नहीं, फोन आया था क्या, भेज दो, स्कैन की डाउनलोड पे है वो। अर्थ रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू 1 ओम या उससे कम हो। ठीक है, हालांकि अलग अलग सब स्टेशन के लिए अलग अलग है। ठीक है, जैसे बड़ा सब स्टेशन है तो 0.5 होना चाहिए। ठीक है, अगर मीडियम साइज का है तो 1 होना चाहिए, बड़ा है तो 8 ओम तक चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनरली क्या है, 1 ओम से कम हो प्रतिरोध तो चलेगा। इसलिए जब हम अर्थिंग का रॉड गाड़ते हैं ना तो उसमें एक केमिकल आता है, या तो केमिकल डाल दिया जाता है जिससे अर्थिंग प्रॉपर मिले, या नमक कोयले का लेयर बना दी जाती है। ठीक है, नमक और कोयले की। ठीक है, हाँ, चारकोल कोयला ही। तो ये हमारे कुछ बेसिक रूल हो गए। ठीक है, वायरिंग के लिए। और पावर के लिए जो हमारा वायर का साइज है ना वो 2.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वायर साइज किसके लिए, पावर के लिए कितना, 2.5 mm² एल्युमिनियम के लिए, और कॉपर के लिए कितना, 1.9 mm², लगभग इसके आसपास। ठीक है, कॉपर के लिए पावर में जब बनाते हैं ना तो इससे कम नहीं रखेंगे। ठीक है, MCB, कॉप ये यहाँ पर MCB का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये कैपेबल होती है काहे के लिए, मेकिंग एंड ब्रेकिंग सर्किट, सर्किट को मेक करने के लिए और ब्रेक करने के लिए। यानी हम इसमें ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। मेक एंड ब्रेक का मतलब क्या होता है, ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में मैनुअली करना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड है तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मैनुअली करना है कि तो हम उससे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर MCB कितने तरीके की आती है, 3 तरीके की एक MCB है हमारे पास। एक होती है थर्मल मैग्नेटिक होती है, एक मैग्नेटिक हाइड्रोलिक होती है, और एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप की आती है। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हिसाब किताब थोड़ा लंबा है, उतना नहीं पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो यार इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी MCB का हमें उपयोग कैसे करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में इतना ही बन जाए, अब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कौन सा वो कर लोगे। ठीक है, सिर्फ ये पता चल जाए कि कौन सी उपयोगी MCB का उपयोग कहाँ करना है, उपयोगी तो करोगे। MCB खराब हो गई तो बना पाओगे, MCB में रिपेयरेबल पार्ट ही नहीं होता। ठीक है, MCB रिपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखो इसमें पहला जो है बी कर्व की आती, बी टाइप की MCB, कर्व मैंने यहाँ पर लिखा है बट ये होता है बी टाइप की MCB। बी टाइप की MCB किस कलर में आती है, सफ़ेद कलर में आती है या ग्रे कलर की आती है। इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, लाइटिंग सर्किट के लिए, डोमेस्टिक वायरिंग के लिए। ठीक है, लाइटिंग सर्किट और घरेलू पे कौन सी होती है,
बी टाइप की एमसीबी होती है। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर की एमसीबी आती है जिसमें सी कर्व होता है। ठीक है, ब्लू सी कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये मिक्स लोड के लिए होता है कि लाइट का है, पंखा का है और सॉकेट का है, तो हम इसमें बी टाइप का कर सकते हैं मिक्स लोड के लिए। ठीक है, उसके बाद रेड कलर का आता है जिसमें डी कर्व बनता है। ठीक है, ये हैवी इंडक्टिव लोड के लिए होता है, यानी मोटर के लिए। ठीक है, भारी इंडक्टिव लोड के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डी टाइप का। एक आता है ब्लैक कलर का जिसमें आइसोलेटर होता है। ठीक है, ये मेन एमसीबी होती है। ठीक है, मेन एमसीबी किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की, जिसमें आइसोलेटर होता है। ये हमारी मेन एमसीबी होती है। ठीक है, एमसीबी में चेक कर लेना कि ब्लैक वाली एमसीबी तो नहीं है, क्योंकि ब्लैक वाली एमसीबी ना सिर्फ उसमें आइसोलेशन का काम होता है, वो ट्रिप नहीं मारेगी। ठीक है, अगर धोखे से उसको लगा दिए, सोचे सुरक्षा करेगी, तो नहीं करेगी, उसमें सिर्फ आइसोलेशन का काम है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है कि ब्लैक एमसीबी जो है ये मेन एमसीबी होती है और इसका काम काहे का होता है? आइसोलेटर का। ठीक है, कि मेन स्विच तुम्हें बंद करना है, तुम बंद कर लो, लेकिन ये सोचो कि वो एमसीबी ट्रिप होगी तो नहीं होगी वो। ठीक है, एमसीबी के एडवांटेज क्या होते हैं? इसकी जो ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो फिक्स होती है, निश्चित है कि इतना करंट जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, ट्रिप ऑन सस्टेन्ड ओवरलोड, इसका मतलब ये होता है कि कुछ देर तक वो ओवरलोड को सहेगी। ऐसा नहीं कि ओवरलोड हुआ तुरंत बंद कर देगी, हो सकता है लोड अपने आप कम कर दो तो वो चलती रहेगी, तो सस्टेन करेगी, कुछ देर तक वो लोड ओवरलोड को सह लेगी। ठीक है, उसके बाद फॉल्ट लोकेशन इजी होगा। ठीक है, कि फॉल्ट कहाँ कौन सी एमसीबी के थ्रू हुआ है। ठीक है, ये आसान हो जाता है। ठीक है, जल्दी आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, टेम्पर प्रूफ होता है। टेम्पर प्रूफ का मतलब क्या होता है? नहीं, टेम्परिंग का मतलब होता है उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कोई ऐसा करेक्शन नहीं कर सकते कि इतने एम्पियर नहीं इतने पे ट्रिप करो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, हम जैसे फ्यूज जो हमारा रिवायरेबल फ्यूज होता है, रिवायरेबल फ्यूज में ऑप्शन ये होता है कि उसमें हम अपना वायर दूसरा लगा देते हैं, तो टेम्पर्ड हो गई फिर, कि कितने साइज का हमने वायर लगाया है ये पता नहीं है हमें। ठीक है, उसका टेम्परिंग कहा जाता है। किसकी? एमसी में कोई नहीं, वो जो बन के आई है उतना ही, कुछ नहीं ऑप्शन होता। ठीक है, उसमें सिर्फ अपने आप ट्रिप करेगी, लेकिन अगर ब्लैक वाली लेके आओगे तो ट्रिप भी नहीं करेगी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? ये महंगी होती है, फ्यूज सस्ता मिलता है, बाहर कहीं पड़ा है छोटा सा टुकड़ा लगा दो। ठीक है, इसमें मूविंग पार्ट बहुत सारे होते हैं, पीरियोडिक टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। पता चला कुछ बहुत पुरानी एमसीबी हो गई तो उड़ी नहीं, ये कारण भी हो सकता है। एमसीबी का ये होता है कि जैसे 2000 या 3000 बार ट्रिप करेगी, उसके बाद वो खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ट्रिप कराते रहेंगे कि जीवन अनंत काल तक चलेगी। ठीक है, अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर आया तो ऑटोमेटिकली ट्रिप मार देगी गर्मी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एमसीबी हमने यूज किया, अब हमारे बाद इसके बाद एमसीबी के याद आएगा एमसीसीबी। एमसीबी की जो रेटिंग होती है वो होती है कितने एम्पियर तक? 63 एम्पियर तक। ठीक है, हाँ, एमसीबी जो है ना ये कितने एम्पियर तक यूज की जा सकती है? 63 एम्पियर तक। इससे ज़्यादा के लिए एमसीबी डिजाइन नहीं की जाती है। ठीक है, अब हमें लग रहा है कि हमें ज़्यादा करंट के लिए बनाना है तो एमसीसीबी आएगा, मॉडल केस सर्किट ब्रेकर। ये थर्मल प्लस मैग्नेटिक दोनों तरीके की सेटिंग होती है इसमें। इसमें सेटिंग एडजस्टेबल होती है, एमसीबी में सेटिंग एडजस्टेबल नहीं थी। एमसीबी में कहीं पर कोई बटन नहीं होता कि कम ज़्यादा करंट वगैरह कर लो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन एमसीसीबी में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम इसमें करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कितने एम्पियर तक? 100 से 800 एम्पियर तक एमसीसीबी कर सकता है। ठीक है, तो लो करंट मतलब
लो करंट से लेके 63 एम्पियर तक हम कर सकते हैं एमसीबी का। ज़्यादा करंट हो गया तो फिर हमें एमसीसीबी लगाना पड़ेगा। अब आते हैं ईएलसीबी। अगर कोई पूछे कि एमसीबी कब ऑपरेट होगा, फॉल्टी कंडीशन में कौन कौन सा फॉल्टी कंडीशन, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी ऑपरेट होगा। ठीक है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी ऑपरेट होगा। लेकिन अगर कहीं पर लीकेज करंट है, ठीक है, लीकेज करंट आया तो हमें करंट लगेगा। ठीक है, तो लीकेज करंट में एमसीबी ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई डिवाइस है, कूलर ही है, कूलर में लीकेज करंट आ रहा है और हम जाके छुएंगे तो एकदम झन्ना के करंट मारेगा, लेकिन एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके लिए इंजीनियर्स ने क्या डिज़ाइन किया, ईएलसीबी डिज़ाइन किया। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसको आरसीसीबी भी कहा जाता है। ठीक है, आरसीसीबी का पूरा नाम होता है रेसिडुअल केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आरसीसीबी का पूरा नाम क्या है, रेसिडुअल केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और ईएलसीबी का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कहीं पर लीकेज करंट आ रहा है ना तो ट्रिप कर देगा। ठीक है, ईएलसीबी कैसे काम करता है कि फेस और न्यूट्रल, देखो ये है ईएलसीबी, किसी घर में लगा नहीं होगा ये जनरली, है ना, क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी नहीं है, हमें क्या प्यारा है, पैसा। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, इस वजह से हमें करंट थोड़ा बहुत लग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार घर में मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैसा हमारा सेफ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं ये हमारे इंडियंस थोड़ी ना है, ह्यूमन राइट्स वगैरह बाहर के हैं। ठीक है, जिनको लगता है कि जीवन का मूल्य होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हैं। यहाँ पर देखो रेसिडुअल केस सर्किट ब्रेकर इसीलिए है कि इंसान को करंट ना लगे। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, फेस और न्यूट्रल को, एक यहाँ पर देखो मैग्नेटिक कॉइल है, तो फेस और न्यूट्रल किसके थ्रू जाएगा, मैग्नेटिक कॉइल के जाएगा। तो इसका सिद्धांत ये कहता है कि फेस से जितना करंट जाएगा न्यूट्रल से उतना करंट वापस आएगा। सिंगल फेस में जितना करंट फेस से अंदर जाएगा उतना न्यूट्रल से बाहर आएगा, तो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट होना चाहिए। तो ये वाली कॉइल जितना चुंबक बनाएगी वो वाली, ये वाली भी उतना ही चुंबक बनाएगी। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो रिले को देखो समझ में आया कि डिफरेंस कितना है, जीरो है, तो ट्रिप नहीं करना। जैसे ही इस पर कोई लीकेज करंट गया, तो लीकेज करंट जैसे ही जाएगा तो ये क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी। लीकेज करंट जैसे जाएगा तो ये ट्रिप कर देगी। ठीक है, क्योंकि अब आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस यहाँ दिखेगा ट्रांसफॉर्मर एक्शन से। तो इन दोनों का डिफरेंस जब जीरो होगा तो ये ट्रिप नहीं करेगा, जैसे ही कुछ इंड्यूस्ड होगा यहाँ पर तो ये ट्रिप मार देगा। समझ में आया, देखो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है E1, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है एक E1 और एक कर रहा है कितना, E2, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, तो ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि दोनों कॉइल जो है ना अपोजिट में इंड्यूस्ड करेंगी। दोनों कॉइल का बनाया, देखो इसमें करंट जाने वाला है, इसमें आने वाला है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। रिले, हाँ ये एक तरीके का लोड ही है। ठीक है, यह हमारा कोई ऐसा सीरीज है, है? मेरा पार्सल है, ई कार्ड डिलीवरी, बोलो दे जाओ, पैसे मांगे तो मना कर दे, बोलो हमने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं उस वाले नंबर से क्यों मंगाऊंगा। ठीक, तो ये रिले जो है ये एक सेंसिंग डिवाइस होती है, तो ये सेंस करती है कि फॉल्ट है कि नहीं है। ठीक है, फॉल्ट अगर है
तो वो सेंस करने का काम किसका है, रिले का। फिर वो सर्किट ब्रेकर को बताएगा देखो फॉल्ट आ गया है, सर्किट को ट्रिप कर दो, है ना। तो रिले क्या किया, सेंस किया, ये तो लोड है। जैसे हमारे घर में सपोज करो कि कूलर लगा है, पंखा लगा है, वो है ये, उसकी बॉडी जो है वो मेटल की बनी है। तो मेटल में अगर लीकेज करंट आएगा तो अर्थ पे जाएगा, तो इससे जितना करंट आ रहा था उतना। इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब जो हम सप्लाई देते हैं, कोई भी सप्लाई गिवन है। ये तो फॉरेन का डायग्राम है तो उनने अपने हिसाब से लिख दिया है यहाँ तो हाँ हाँ, महंगा तो आएगा, तीन तीन कॉइल लगी हैं और वो लगा है तो महंगा तो आएगा। हाँ, पैसा बचा लो या जान बचा लो। ये देखो, ये ELCB है, ठीक है, ये थ्री फेस के लिए है, ये थ्री फेस के लिए। उसके अंदर का हम जनरली पढ़ लेते हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंट है, तीन तार दिख रहे हैं, तीनों फेस लगा दो, तीनों न्यूट्रल लगा दो और इधर से सप्लाई दे दो, हो गया काम चालू। हाँ, इंटरनल नहीं समझ में आया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक हमने MCB लगाया, फिर एक लगाया हमने ELCB, दो दो चीज़ें लगाई, ठीक है, तो दोनों मिला के महंगा हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को मिला के एक डिवाइस बनाई, ठीक है, दोनों को मिला के हम एक डिवाइस, अभी तो ये तो ELCB अलग है, वो अलग है, ठीक है, लेकिन हम दोनों को मिला के करते हैं, एक ही डिवाइस बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ELCB जो है अर्थ लीकेज वाले सप्लाई को अलग कर देता है, ठीक है, और करंट लगने से हमें बचाता है। ELCB की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मानव सुरक्षा, ठीक है, ह्यूमन्स बॉडी शॉक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, आग से बचाव के लिए है, बिजली की बचत भी करेगा, क्योंकि लीकेज करंट अननेसेसरी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि भले सप्लाई हमारी बंद है तब भी लीकेज करंट तो फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है, और लीकेज करंट फ्लो होता रहेगा तो हमारे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो ये कारण होता है। लेकिन दिक्कत ये है इस ELCB की कि लीकेज करंट ढूंढने वाला हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए ना। इलेक्ट्रिशियन तो दो तार जोड़ना चाहता है हमारे यहाँ का, कि दो तार कैसे जोड़ते हैं, उल्टा जोड़ें सीधा जोड़ें, बस कनेक्शन हो जाए, लाइट जलने लगे, हमारा काम हो जाए, ठीक है। एक उधर नीलवड़ साइड काम करता है, तो वो आएगा तो पंखा चालू करेगा तो ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी, ट्यूबलाइट चालू करेगा तो पंखा बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे तो इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ELCB दो तरीके की होती है, एक होती है वोल्टेज ऑपरेटेड और एक होती है करंट ऑपरेटेड। ELCB तब ट्रिप हो जाएगी जब वोल्टेज 24 वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 24 वोल्ट का डिफरेंस आ गया तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। एक होती है करंट ऑपरेटेड। करंट ऑपरेटेड क्या होती है कि एक फिक्स वैल्यू होगी कि इससे ज़्यादा करंट आया प्रीसेट वैल्यू से तो ट्रिप मार देगा ये, ठीक है। करंट का डिफरेंस यानी फेस और न्यूट्रल से, ये जो फेस से करंट जा रहा है और न्यूट्रल से करंट जा रहा है, ये आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि आने वाला करंट जाने वाला करंट बराबर नहीं है तो ये ट्रिप मार देगा, ठीक है। तो ELCB और MCCB ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन बनना है, दो लाइट और दो ट्यूबलाइट जोड़ना है, दिन भर में 200-300 का काम हो जाए, इतना ही करना है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमें कहीं कंपनी में काम करना है, कहीं इंडस्ट्री पे काम करना है, शोरूम की वायरिंग करनी है या कहीं बड़ा काम करना है, तो ये सब जानना जरूरी नहीं, वहाँ तो ये सब लगाए जाते हैं। हमारे घरों में तो MCB लगा दे, MCB की फ्यूज़ लगा दी, नहीं है तो उसके ना डायरेक्ट चालू कर दो, ठीक है, देखा जाएगा उड़ेगा जब तो। अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ RCCB, RCCB यानी ELCB जिसकी बात हो रही थी, ठीक है। इसमें देखो एक टोराइडल कोर होता है, इस कोर का शेप कैसा है, टोराइडल शेप है, ठीक है। यहाँ से फेस जाएगा इस तरीके से, ये हमारा लोड है जो वहाँ पर दिख रहे थे ना, यहाँ पर लोड है, ठीक है, और लोड को देखो यहाँ पर अर्थ किया गया है, ठीक है, लोड को यहाँ से अर्थ कर दिया गया है। तो यहाँ से करंट जा रहा है फेस वाला और यहाँ से न्यूट्रल वाला, तो इस पर आने वाला करंट और इस पर जाने वाला करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का करंट सेम नहीं हुआ तो ये सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, ठीक है। ये टेस्ट बटन है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसको दबाओगे तो ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो तीसरी वाली कॉइल है वो इन दोनों के
बीच में नहीं, इन दोनों से जुड़ी हुई है, ठीक है, फेस वाले स्विच और न्यूट्रल वाले स्विच से। तो जैसे ही इसमें जाने वाला करंट इसमें जाने वाला करंट बराबर नहीं होगा, वैसे ये इसको खींच देगी, तो ये दोनों बंद हो जाएंगे। करंट में जैसे प्रीसेट जो वैल्यू है हमारी, जैसे करंट जो जा रहा है मिली एम्पियर में करंट जा रहा है, ठीक है, तो एक आध मिली एम्पियर का डिफरेंस हुआ तो ट्रिप मार देगी, ठीक है। लेकिन लीकेज करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0.0, मतलब 1000, 1/5000 से हम डिवाइड करते हैं, तो लोड के हिसाब से हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसमें फेस कॉइल होती है, एक न्यूट्रल कॉइल होती है, एक सेकेंडरी सेंसिंग कॉइल होती है। ये वाली कौन सी कॉइल है, सेंसिंग कॉइल है, ये सेंस करेगी कि इसका करंट इसका बराबर है कि नहीं। वो सिंपल सा ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है कि उससे जाने उसमें इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उसमें होगा। हमने वो पढ़ा था ना, एलवीडीटी, हाँ एलवीडीटी का ऐसा कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसके बाद ट्रिप रिले होता है, और टेस्ट करने के लिए बटन होती है जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ईएलसीबी काम कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, हेल्दी कंडीशन कब होती है, जब फेस करंट और न्यूट्रल करंट क्या हो, इक्वल हो। फेस का करंट और न्यूट्रल का करंट बराबर हो तो ये ट्रिप नहीं करेगी। लीकेज कंडीशन जब आएगी, फेस करंट इज नॉट इक्वल टू न्यूट्रल करंट, तो आरसीसीबी क्या कर देगा, ट्रिप करेगा, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या कितनी होती है, 30 मिली एम्पियर ह्यूमन प्रोटेक्शन। 30 मिली एम्पियर से जब 100 मिली एम्पियर होगा तो आग लग जाएगी, आग लगने से सुरक्षा। 300 मिली एम्पियर में इंडस्ट्री के लिए। तो 30 मिली एम्पियर तक की ईएलसीबी हम लेके आते हैं तो इंसान को बचाने के लिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए 100 मिली एम्पियर की। इंडस्ट्री में लोड ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, थोड़ा बहुत तो लीकेज होगा ही। हाँ, लोड ज़्यादा होता है तो करंट ज़्यादा होगा तो लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारे घरों में इतना लीकेज करंट नहीं होता, क्योंकि हमारे 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट गया तो हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें करंट 3 मिली एम्पियर का हम सेंस करना चालू कर देते हैं, हमारी बॉडी सेंस करना चालू कर देती है 3 मिली एम्पियर का। और अगर हमारे घर पे ये 100 मिली एम्पियर का चला गया तब तो बचना मुश्किल ही है, ठीक है। पुराने ज़माने में होता था एक्सीडेंट, जो बेयर कंडक्टर जाते थे उसमें 2 तार लोग डालते थे, तो पता चला एक लग गया ऊपर, दूसरा गिर गया ऊपर, ठीक है। जैसे ये फेस का तार गया, ये न्यूट्रल का, 3 जाते थे ऐसे, तो लोग क्या करते थे, अपने घर से वायर ला के और ऐसे 2 कुंदे बना के, एक यहाँ फंसा दिया, दूसरा लाया और ऐसे कुंदा बना के यहाँ फंसा दिया, तो फेस वाला तो फंस गया, न्यूट्रल वाला ऊपर ही गिर गया, तो ये फेस रिटर्न होके आ गया, ठीक है। तो एक की हमारे यहाँ ऐसी डेथ हुई थी, हल्का हल्का बारिश का मौसम था। हाँ, लकड़ी से ही तो लगाते थे वो, कहाँ पर वहाँ पर स्पेशल एसेसरीज लेके आएंगे कि लगा देंगे, ठीक है। तो वो गया उस पर लगाया तो गिरा नहीं था वो उसका बांस का डंडा तो वही इतना गीला था कि उतने में ही चला गया वो, ठीक है। उसकी बॉडी ऑलरेडी गीली थी, ठीक है। यहाँ पर देखो पैरामीटर और वैल्यू, ठीक है। ईएलसीबी में करंट रेटिंग कितनी आती है, 25 एम्पियर, 40 एम्पियर और 63 एम्पियर तक की आती है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी होती है, इसका मैक्सिमम ध्यान रखना है। वोल्टेज 240 और 415, ये 2 पोल की आती है और 4 पोल की आएगी। जो हमारी एमसीबी आती है ना, वो सिंगल पोल की भी आती है, डबल पोल की भी आती है, ट्रिपल पोल की भी आती है, 4 पोल की भी आती है। लेकिन ईएलसीबी 2 और 4 पोल की ही आएगी, ठीक है। ईएलसीबी 2 पोल या 4 पोल की आएगी, ठीक है। ट्रिपिंग टाइम कितना होता है, लेस देन 30 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड से कम का भी ट्रिपिंग टाइम होता है इसका, ठीक है। पलक भी नहीं झपक पाओगे। टेस्ट बटन किसके लिए होता है, ये मैंडेटरी होता है टेस्ट बटन, ठीक है। टेस्ट बटन यहाँ पर मैंडेटरी, ठीक है। समझ में आ रहा, कुछ तो ऐसे चल रहा रामायण, ठीक है। तो सेम ही लंबा हो गया। 30 मिली सेकेंड से कम। क्या डिफरेंस होता है एमसीबी और ईएलसीबी में, एमसीबी क्या होता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में सुरक्षा प्रदान करता है, ईएलसीबी अर्थ लीकेज में सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये किस पे काम करता है, वर्क ऑन
करंट मैग्नीट्यूड की, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। ये करंट के इम्बैलेंस कि करंट आने वाला करंट जाने वाला करंट बराबर है कि नहीं है। करंट अगर ज़्यादा होगा तो एमसीबी ट्रिप कर देगा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। जैसे वो 63 एम्पीयर के लिए डिजाइन है, तो 63 तक तो कोई दिक्कत नहीं, 63 से ज़्यादा हुआ तो ट्रिप मार देगा। डज नॉट प्रोटेक्ट ह्यूमन शॉक, इंसान को करंट लगेगा तो एमसीबी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इंसान की लाइफ को बचाता है। इंस्टॉल इन फेस, ठीक है, इंस्टॉल इन फेस एंड न्यूट्रल। केवल फेस पे लगाते नहीं, इसमें फेस में इंस्टॉल किया जाता है, उसको फेस और न्यूट्रल दोनों पे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इसको फेस और न्यूट्रल दोनों पे हम कर सकते हैं इंस्टॉल, लेकिन उसको सिर्फ फेस और न्यूट्रल चाहिए, अकेला फेस पे इंस्टॉल नहीं होगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट बटन उसमें लगे होते हैं टेस्ट करने के लिए कि ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ चेक की जाती है, ठीक है। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ आर सी सी बी एंड एम सी बी, आर सी बी ओ, ठीक है। क्या बना दिया गया इसमें, आर सी बी ओ बना दिया गया। आर सी बी ओ की खास बात क्या है, ओवरलोड में भी कर देगा, शॉर्ट सर्किट में कर देगा और लीकेज में भी कर देगा। ब्रेक ओवर स्विच है ये, रेसिडुअल केस ब्रेक ओवर, ठीक है। ये क्या कर देगा हमारा, ओवरलोड में भी सुरक्षा कर देगा, शॉर्ट सर्किट में भी कर देगा, और तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया कि अकेला दो दो नहीं खरीदो, एक भी खरीद के ले आओगे, आरसी बीओ भी खरीद के ले आओगे, इससे भी काम चल जाएगा। अब ईएलसीबी ये तो हम देख चुके हैं, इसका यहाँ पर एक नई चीज़ लिखी है, इलेक्ट्रिकल लाइफ कितनी होती है, 10,000 से कम। मैकेनिकली रेसिडुअल केस ब्रेक ओवर स्विच है। 20,000 से 1 लाख। हाँ, मैकेनिकली मतलब उस जो ऑन ऑफ करते हैं हम, हाँ। इलेक्ट्रिकली ट्रिप हो रहा है कि मैकेनिकली ट्रिप हो रहा है उस पर, ठीक है। चलो, ये पिछला सब बना लिया तुम लोगों ने, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो गई है, इसके पहले वाली भी रिकॉर्ड है, जिनने नहीं बनाई होगी नोट्स तो वहाँ से भी बना सकते हैं। कल तक हो जाएगी, कल और परसों छुट्टी रहेगी तुम लोगों की, तो